लोगों को सामने ये जाहिर हो रहा है ना, ऐसे प्रिपरेशन फॉर सी 2026 ये सामने नजर आ रहा है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अल्ताफ सेंचा एंड आई एम फ्रॉम 50th कॉमन। आई एम इन पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट सर्विसेज और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जो मैंने क्वालिफाई किया इन 2021। The first attempt was in 2018. I failed it. I failed one optional only by 6 marks और बाकी मेरे सारे सब्जेक्ट पास थे। सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पास हो गया, एलोकेशन हो गई। आई एम करंटली पोस्टेड इन एजी सिंध ऑफिस जो कराची में है और वहाँ पे आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, तो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा मेरी एजुकेशन पेट्रोलियम में बैचलर्स है। आई हैव डन मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी एज वेल। मेरा गोल्ड मेडल था अपनी मास्टर्स में और मास्टर्स मेरा ऑप्शनल भी था सीएसएस 2021 में। और उसी अटेम्प्ट में मेरा सबसे ज़्यादा हाई स्कोर भी था क्रिमिनोलॉजी में 75। ऐसे के अलावा मैं पर्सनली क्रिमिनोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो व्हेन आई अपीयर्ड इन 2018, आफ्टर इमीडिएटली डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट आई स्टार्टेड टीचिंग। मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने ऐसे पढ़ाया, फिर उसने कहा कि दो तीन मेरे और दोस्त हैं वो पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा उससे मैं पैसे लूंगा। तो फिर वो आ गए। फिर करते करते मेरा जो जाम शुरू में एक सेटअप था, आई स्टार्टेड टीचिंग देयर। ऐसे सोशो इस्लामियात क्रिमिनोलॉजी और भी एक दो सब्जेक्ट्स ये मैंने वहाँ पे फिजिकली लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। और मोस्टली वो वही थे जो यूनिवर्सिटी के रीसेंट ग्रेजुएट थे। उसके अलावा 2021 में जब मेरा खुद का पास हो गया और मैं खुद भी जो है एक जो सीएसपी का टेक होता है वो लग गया, देन आई स्टार्टेड टीचिंग एट अकेडमी और ऑनलाइन। तो मैंने अपने प्लेटफॉर्म से ही जो औराफ अल्ताफ है उसी प्लेटफॉर्म से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और औराफ अल्ताफ जो इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से अमूमन आप सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये पेज सीएसएस के बात करनी है, ये सीएसएस से बहुत पहले का है। और आई एक्टिवेटेड दिस पेज इन 2016 और 17। और उस पे मैं मोस्टली किताबों के रिव्यूज रखता था। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ बुक रिव्यूज देयर। और अब फिर से आई विल बी स्टार्टिंग रिव्यूइंग द बुक्स देयर। तो सीएसएस के बाद फिर मेजरली मेरी जो ऑडियंस थी वो सीएसएस एस्पायरेंट ही थे। तो फिर मैंने जो सीएसएस रिलेटेड स्टफ है वो रखना स्टार्ट किया। और ईच एंड एवरीथिंग दैट आई कंज्यूम, वेदर इट बी फूड, क्लासेस, ट्रैवलिंग, एनीथिंग, बुक्स, तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ। ये एक मेरा छोटा सा प्रोफाइल है। सो फार आई हैव कंप्लीटेड 18 बेचेस ऑनलाइन। इस अभी जो मैं बेच स्टार्ट करने वाला हूँ थर्सडे को, वो भी 18 ही बेच होने वाली है, पर 17 बेचेस मैंने अपने प्लेटफॉर्म से पढ़ाई हैं। रिसेंटली एक मैंने बेच सीएसएस प्लेटफॉर्म है एक, वहां पर पढ़ाई थी। तो ऑनलाइन मैंने 18 ऐसे की बेचेस पढ़ाई हैं और फिजिकली मैंने दो तीन बेचेस पढ़ाई हैं पैरागन अकेडमी हैदराबाद में। ऐसे बता रहा हूँ सिर्फ। ऐसे का जो मेरा रिजल्ट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। सीएसएस स्पेशल में 14 ऑफ माय स्टूडेंट्स क्वालिफाइड द एग्जाम, और वो 14 ऐसे हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरे पास पढ़े हैं। इसके अलावा जो रेंडमली आपके पास कभी कोई आउटलाइन चेक करा लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो वो जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो 14 ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसे लोग हैं जो ये भी कहेंगे हाँ हमने अल्ताफ के पास ऐसे पढ़ा हुआ है। उसके अलावा सीसी 2020 में जो टॉपर थे अमजद जमाली साहब, वो भी मेरे पास जेंडर क्रिमिनोलॉजी और ऐसे पढ़े थे। तो रिजल्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फिकेटरी है। मुझे भी थोड़ी खुशी होती है, ज़्यादा खुशी होती है जब पास होते हैं। अगर मैं आपको 2024 के बनाऊँ तो फाइव बेस्ट मोमेंट्स अपने लाइफ के बताऊँ, तो 2025 में मेरी शादी हुई थी। 2025 में मैंने एफपीए क्लियर किया। 2025 में मेरा जो है फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी एजीसन में जो मेरी फर्स्ट चॉइस थी। 2025 में एक और चीज़ भी हुई थी थोड़ी पर्सनल। और 2025 में मेरे 14 स्टूडेंट सीएसएस स्पेशल एग्जाम पास किया था। तो ये मैं इसको अपनी वन ऑफ द 5 बेस्ट मोमेंट्स में काउंट करता हूँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितना जो है ओन करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे पास पढ़ते हैं। अभी अगर मैं रिसेंटली 2024 की बात करूँ जो अभी एग्जाम हुआ है, सॉरी 2025 में,
तो इस वाले एग्जाम में जो है मोस्टली एक बात बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी कि वो लोग बड़े क्लियर थे जिनको अटेम्प्ट देना है। वो किसी ऐसी खबर पे यकीन नहीं रख रहे थे कि पोस्टपोन होगा, जबकि होना चाहिए था 2025 वाला। लेकिन दे वर विथ मी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग अभी 2025 में भी अपीयर हुए हैं, 2024 के एस्पायरेंट्स अवेट कर रहे हैं रिजल्ट। और इसी तरह 2026 की तैयारी अब स्टार्ट हो गई है। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग 2026 का प्लान बना रहे हैं, लेकिन जो भी 2026 का एसए का और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का प्लान बना रहे हैं कि उन्हें 2026 देना है, उनके लिए मैं कुछ आज आपको बातें बताऊंगा। ऐसे बैच 18 जो है ऑफिशियली मैं थर्सडे को स्टार्ट करूंगा, जो जो इनरोल होंगे। लेकिन ये जो आज का सेशन है वो फॉर एवरीवन है। इसमें दो तीन मेजर चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो आई विल बी डिस्कसिंग क्लस्टर बेस्ड एग्जाम, जो थोड़ा बहुत ब्रेकिंग न्यूज में आजकल चल रहा है। दूसरा 2026 की आपको प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए, स्पेशली ऐसे की। और तीसरा जो है वो स्पेसिफिकली मैं जो है क्या आप लोगों को ऑफर करूंगा ऐसे के पेज में। तो ये तीन मेजर चीजें होंगी जो आज मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्म करूंगा। आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू पीपल। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम ऐसे पे बात करते हैं कि अब 2026 फरवरी में होगा, ठीक है। और ये जो क्लस्टर बेस्ड एग्जाम का प्रपोजल है, ये अभी तक प्रपोजल है, ये अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है। ये एग्जाम के टीओआर जो होते हैं वो अभी तक नहीं बने हैं। ये एक प्रपोजल है। जिस जिस तरह प्रपोजल था, आप लोगों को याद होगा 2025 का एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, वो किसी ने नोटिंग वायरल कर दी थी और कहा था कि पोस्टपोन होने वाला है, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ और पोस्टपोन आपके एग्जाम नहीं हुए। इसी तरह ये भी एक प्रपोजल है, और ये प्रपोजल कोई नया नहीं है। ये प्रपोजल इमरान खान साहब की हुकूमत में और उससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में तब भी इन पे बातें होती रहती थी। डॉक्टर इशरत जो हैं वो इसके बहुत ज्यादा प्रोपोनेंट हैं कि इस तरह होना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने काफी इस पे काम भी किया था। और अभी अचानक आप लोगों को पता चला कि इस पे काफी वर्किंग भी हो गई। आप लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे, इधर उधर पेजेस पे देख रहे होंगे कि ये एग्जाम है, इस तरह से चीजें हो रही हैं। तो जितना मुझे इल्म है इस चीज का, वो ये है कि आपका दो आइडियाज फ्लोट कर रहे हैं। एक आइडियाज ये फ्लोट कर रहे हैं कि आपकी डिग्री मैटर नहीं करेगी, आपकी डिग्री जो भी है वो इस क्लस्टर बेस्ड सिस्टम में उसका कोई ऐसा रोल नहीं होगा। आपके पास कोई भी डिग्री होगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप सीएसएस में अपियर हो। आपको बस ऑप्शंस जो है वो चूज करने पड़ेंगे जिस ग्रुप में आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट ऑफ पीएसपी, तो आपको अपने ऑप्शंस जो हैं वो पीएसपी वाले रखने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है। इंजीनियरिंग को छोड़ दें, किसी का बैकग्राउंड है अकाउंटिंग का, लम्स से वो ग्रेजुएट है, अकाउंटिंग की हुई है, ठीक है। अब अकाउंटिंग वाला, जैसे मैं आपको अपनी बेच का एग्जांपल दूं 50th कॉमन का, तो 50th कॉमन में तीन जो हमारे टॉपर्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों का जो बैकग्राउंड था वो लम्स का था, तीनों की अकाउंटिंग की हुई थी और तीनों डीएमजी ग्रुप में हैं। अब ये क्लस्टर बेस्ड जो एग्जाम है वो ये नहीं होने देगा। वो ये करेगा कि इफ यू वांट टू ऑप्ट पीएएस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो आपको ऑप्शनल्स ये चूज करने पड़ेंगे। मतलब वो क्लस्टर बना दिया कि पेस में जाना है, ये ऑप्शनल्स हैं, इनको ऑप्ट करो। पीएस में जाना है, ये ऑप्शनल्स हैं, इनको ऑप्ट करो। आपको आईआरएस में जाना है तो ये ऑप्शनल्स हैं, इनको आप ऑप्ट करो। ये आइडिया है जो मुझे लगता है कि ये आइडिया सही भी है, ठीक है ना। इसमें सच मसले वाली बात नहीं है। जिसका जो भी बैकग्राउंड है फिर वो तो बस आपको डिग्री जो है वो एलिजिबल आपको कर देगा, ठीक है ना, कि ये आपकी डिग्री है, आप अब एलिजिबल हो गए एग्जाम के लिए। तो क्लस्टर का मतलब क्या है कि कंपलसरी आपके चेंज हो रहे हैं। जैसे कंपलसरी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी को उड़ा दिया है, ऐसे वैसे का वैसे है 100 मार्क्स का, इंग्लिश बेसिक को 50 मार्क्स का कर दिया है। इसी तरह करंट और पाकिस्तान अफेयर्स को मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब ये तो कंपलसरी सब सब लोग आप लोग ऑप्ट करेंगे, लेकिन जो बाकी ऑप्शनल्स हैं, अब वो ऑप्शनल्स क्लस्टर्स हैं कि पीएसपी ज्वाइन करना है, ये क्लस्टर है, ये ऑप्ट करें। फिर आप उस क्लस्टर को इकट्ठा जो है ना ऑप्ट करेंगे।
अब वो ये प्रपोजल है और ये भी मैं कंफर्म आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये 100% ट्रू है, ठीक है। ये जो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे बताए थे कि ये है, और वो फ्लोट भी हो रहे हैं इंटरनेट पे, आप लोगों ने देखे होंगे। अब ये एक आइडिया है। दूसरा आइडिया जो है, जो हम सुन रहे हैं, जिसका मैंने अभी तक कोई फिजिकली कोई चीज देखी नहीं है, वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि जो अ, वो है अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका बैकग्राउंड, तो वो ही पीएस में जा सकेगा। जिसका क्रिमिनोलॉजी लॉ किया हुआ है वही पीएसपी में जा सकेगा। जिसका अकाउंटिंग है वो पीडब्ल्यूएस में जाएगा। जिसके इकोनॉमिक्स की हुई है वो आईआरएस या कस्टम्स में जाएगा। मतलब अब जो डिग्री है वो डिग्री वाला उसी डिग्री से रिलेटेड वो क्लस्टर्स बनाएंगे कि जो भी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं वो सिर्फ इसी ग्रुप में जा सकते हैं, वो किसी और पीएसपी में नहीं जा सकते। जो मेडिकल वाले हैं वो इसी ग्रुप में जा सकते हैं। अब मेडिकल वालों के लिए पता नहीं कौन सा ग्रुप होगा, तो मुझे वो नहीं पता कि मेडिकल वालों के लिए क्या ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो इसका जो है कोई आइडिया नहीं है कि मेडिकल वालों के लिए क्या ये ग्रुप शुरू रखेंगे। उसका मुझे पता भी नहीं, और ना ही मैंने कोई ये फिजिकली कोई चीज देखी है, और ना ही मुझे बाकी। अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे ना कि सर मैंने न्यूट्रिशनिस्ट किया हुआ है तो मेरा क्या होगा, तो मुझे इसका कुछ नहीं पता है, और ना ही किसी को पता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपका ये होगा तो आपको झूठ बोला है। अगर आप किसी से पूछेंगे मैंने मेडिकल किया है तो मेरा क्या होगा, तो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, और मैं आपको झूठ बोल दूं कि हाँ मेडिकल है तो फिर आप फॉरेन में जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि इस तरह का ना मैंने कुछ फिजिकली देखा है और ना ही मुझे कुछ पता है। जो मैंने आपको पहला वाला आइडिया बताया वो मोस्ट प्रोबेबली उस तरह क्लस्टर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग भी इसमें कोई परेशान ना हो, अगर इम्प्लीमेंट होगा भी सही तो 2025 में 2026 में नहीं होगा। अगर इम्प्लीमेंट होगा तो 2027 ऑनवर्ड्स ही होगा। तो आप लोग परेशान किसी चीज में भी ना हो। आप लोग अगर फिर भी जो है इस बात में थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं, तो बस इस बात पे यकीन कर लें कि कंपलसरी तो यही रहना है ना, ऐसे प्रेसी ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, ये सब कुछ तो करना ही करना है। आप अपने हिसाब से ये रमजान पढ़ा है, आप मजे से तैयारी अपनी करते रहें, और जो आपके ऑप्शनल्स हैं उनको भी देखते रहें, आप बिस्मिल्लाह करके तैयारी करें, कुछ ये नहीं होगा। इन केस चेंज भी हो गया तो आप में पोटेंशियल होगी कि आप अपने आप को उस कवच में ढाल लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। पर 2026 में ये इम्कानात नहीं है, ठीक है। तो क्लस्टर बेस्ड एग्जाम की जो मेरी नॉलेज थी मैंने आपको बता दी। अब अगर आप मुझसे सवाल करेंगे सर मेरा जूलॉजी का बैकग्राउंड है तो मैं क्या करूं, तो मुझे नहीं पता, ठीक है, और ना ही किसी को पता है कि क्या होगा उसका, ठीक है। और बाकी भी जो इससे रिलेटेड सवाल हैं तो क्योंकि अभी तक ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक अफवाह है, समझे इस तरह से। तो अफवाह पे तो हर कोई अपनी बातें बना सकता है ना, तो बातें बनाने के लिए मैं पूरी रात बैठा हूँ। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आप यकीन भी कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता आप फजूल में कंफ्यूज हो। अभी आपके पास वक्त है, अभी आप अपने कंपल्सरी को तैयार करना स्टार्ट करें। जब तक ये कुछ हो जाएगा तब तक पता चल जाएगा। एक बात की मैं आपको थोड़ी बहुत श्योरिटी दे रहा हूँ कि 2026 में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, होगा तो 2027 ऑनवर्ड होगा। तो आप अपनी 2026 की तैयारी बरकरार रखें, ठीक है। इस बात में क्लियर हो गए आप लोग? सही है, क्लस्टर बेस्ड एग्जाम का ये थोड़ा भूत भूत अब, और क्लैरिटी लाएं यार अपनी लाइफ में हर चीज़ों को लेके। ज़्यादा ये न्यूज़ व्यूज़ कंज्यूम मत किया करें इस तरह की। हर कोई अभी जैसे क्लस्टर बेस्ड एग्जाम आया था, वाज सीइंग एवरीवन इज पोस्टिंग वीडियोस ये वो। हर कोई अपने, किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी ने बस वो एक सिर्फ पेज देख लिया, उस पे एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी करूँ, व्यूज व्यूज आ जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों में ना पड़े तो बेहतर है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन काम पे कि 2026 के लिए ऐसे को किस तरह प्रिपेयर करना है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक रोड मैप तैयार किया है। ये इसमें रोड मैप में कुल 5 चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। अगर इन 5 चीजों को स्पिरिचुअली फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और ये 5 चीजें चीजें जो हैं वो बहुत लॉजिकल हैं। यू ऑल विल अग्री कि हाँ बिल्कुल ये बातें ऐसी ही हैं। एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। दूसरा ये कि अभी रिसेंटली जो जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके भी ये ख्यालात हैं कि हाँ बिल्कुल इस तरह हो सकता है कि अगर हम ये रोड में अडॉप्ट करें तो इट वुड बी इजी फॉर देम टू क्लियर द ऐसे। अब ऐसे जो है 100 मार्क का है। ऐसे में मेजरली लोग फेल भी होते हैं।
ऐसे में फेल्यूर का रीजन यही है कि पाकिस्तान अफेयर्स है, उसमें आपके पास 5 सवाल हैं। एक सवाल आपका गलत हो गया, 20 मार्क गई, 80 फिर भी पड़ी है, आप 40 ले सकते हैं। आपके 2 सवाल गलत हुए, 60 मार्क्स फिर भी आपके पॉकेट में हैं, आप उनमें से कुछ ना कुछ करके पास हो सकते हैं। ऐसे में अगर, क्योंकि एक आपको ऐसे करना होता है और वो एक ऐसे 100 मार्क का होता है, अगर वो गलत हो गया अल्टीमेटली फिर पूरा आपका आगे अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जाम्पल गलत है, टॉपिक कुछ कह रहा है, आप लिख कुछ आए, आउटलाइन से पता चल गया, तो ऑब्वियसली फेल होंगे। ऐसे का फेलियर का रीजन सबसे बड़ा तो ये है कि एक तो एक ही सवाल होता है, तो वो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो फेल हो सकते हैं। अगर आपने आर्ग्यूमेंटेशन अच्छी नहीं की है तो फेल हो सकते हैं। अगर आपकी ग्रामर की गलतियां बहुत ज्यादा हैं, फेल हो सकते हैं। अगर आपका एक्सप्रेशन इतना मजे का नहीं है, बहुत अजीब एक्सप्रेशन है, अपना आइडिया ठीक तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो फेल हो सकते हैं। आपकी आउटलाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आर्ग्यूमेंटेशन इज वेरी गुड, पर जैसे ही इंट्रो पढ़ना स्टार्ट किया, इतनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स निकल आई, इतनी ग्रामर गलतियां निकल आई, फेल हो सकते हैं। आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी है, आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे लिखे हैं, लेकिन उन आर्ग्यूमेंट्स को ठीक तरीके से आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, या जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये काफी फैक्टर्स होते हैं जो आपको ऐसे में फेल करा देते हैं। तो ऐसे के लिए आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है। क्या पैकेज में होना चाहिए उसमें? एक सबसे पहले जो बेहतरीन आपके ऐसे के पैकेज में होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रेजेंटेशन, कि आपका ऐसे बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल हो। प्रेजेंटेबल किस तरीके से हो? 2 तरीके से, राइटिंग अच्छी हो, क्लैरिटी हो, बस साफ सुथराई हो, क्लैरिटी के साथ लिखें। जो भी आप पेन यूज कर रहे हैं, पेन धब्बे नहीं कर रही है, पेन इज क्लियर, आपकी राइटिंग अच्छी है, समझ आ रही है, एग्जामिनर को मुश्किलात नहीं हो रही वर्ड समझने में। तो सबसे पहला जो आपके ऐसे के पैकेज में चीज होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन। दूसरी चीज जो आपके ऐसे में होनी चाहिए, वो हिट द बुल्सआई वाला काम। ये टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज इज रियल थ्रेट टू पाकिस्तान। क्लाइमेट चेंज इज रियल थ्रेट टू पाकिस्तान। तो आपने सीधा इसके बारे में लिखा है, आपने ये नहीं लिखा कि इसके कॉजेस क्या हैं, क्लाइमेट चेंज है क्या, क्लाइमेट चेंज क्यों है। आप उसमें आधा ऐसे कर गए, फिर आप आधा ऐसे बता रहे हैं कि किस तरह थ्रेट है, तो आपका आधा ऐसे तो वही चला गया। इफ यू वांट टू गिव मार्जिन टू अदर थिंग्स, तो वो मैक्सिमम 15 to 20% होना चाहिए। 80% तो जो टॉपिक है उसी पे डिस्कशन होनी चाहिए। तो अगर आपने आधे से ज्यादा परसेंटेज ऐसी चीजों पे लगा दिए जो टॉपिक पूछ ही नहीं रहा आपसे, वो पूछ रहा है कि क्लाइमेट चेंज रियल थ्रेट टू पाकिस्तान, इसके बारे में बताएं, और आपने उसके बारे में नहीं बताया, आपने इधर उधर की बातें बहुत की हैं, तो ऑब्वियसली फेल हो जाएंगे। तो जो दूसरा इससे में कंपलसरी चीज होती है, वो होती है हिट दी बुल्सआई। जो चीज पूछी गई है वही लिखनी है। अब आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, जो चीज पूछी गई है वही भी आप लिख रहे हैं। अब कितनी अच्छी लिख रहे हैं, मतलब आर्ग्यूमेंटेशन, कितनी अच्छी आर्ग्यूमेंटेशन है। क्लाइमेट चेंज रियल थ्रेट टू पाकिस्तान, तो आपने थ्रेट को थ्रेट की तरह लिखा है, या थ्रेट को इम्पैक्ट की तरह लिख गए, रिस्क की तरह लिख गए, चैलेंज की तरह लिख गए। थ्रेट जो होता है फ्यूचरिस्टिक होता है। जैसे कोविड 19 आया था, कोविड 19 जो ये पेंडेमिक था, सब लोग थ्रेट पे थे कि मुझे भी हो सकता है, आफाक को हो सकता है, आयशा को हो सकता है, मरियम को हो सकता है। सब लोग थ्रेट पे थे कि हो सकता है, हुआ नहीं था, मुझे नहीं हुआ, ठीक है ना। जो लोग थ्रेट पे थे किसी को हो भी गया। अब थ्रेट क्या है? फ्यूचरिस्टिक है, कि हुआ नहीं है, हो सकता है। अब क्लाइमेट चेंज इज रियल थ्रेट टू पाकिस्तान, मतलब ऐसी चीजें जो अभी हो नहीं रही हैं, ठीक है, पर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो सकती है। जैसे माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से सी लेवल राइज हो सकता है। तो सी लेवल के नजदीक जो सिटीज हैं, ठट्टा हो गया, बदीन हो गया, कराची हो गया, ये हाई रिस्क पे हैं, इनको थ्रेट है, ठीक है ना। जो प्रेसिपिटेशन इरेगुलर होती रहती है, ये और ज्यादा बढ़ गई, तो एग्रीकल्चर को थ्रेट है, लाइवलीहुड को थ्रेट है, लाइफ स्टॉक को थ्रेट है, लाइफ को थ्रेट है, हेल्थ को थ्रेट है। इसकी वजह से पानी कम हो सकता है, और पानी और का आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का एक बहुत ही गंदा रिलेशन चल रहा है। अब उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में वॉर भी लग सकती है। दिस इज अ थ्रेट ना, फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। अब आपने अगर इस तरह लिखा है तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग इस तरह नहीं लिखेंगे, ज्यादातर लोग इम्पैक्ट्स की तरह लिख कर आएंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट हैं,
क्लाइमेट चेंज में लिख कराएंगे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सी लेवल राइज, इस तरह के, बट लेकिन वो रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे कि किस तरह से थ्रेट है। तो अब पैकेज क्या है ऐसे का? प्रेजेंटेशन पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हिट दी बुलजाए, जो चीज पूछी गई है वही आपने लिखी है। तीसरी चीज क्या हो गई? आर्ग्यूमेंटेशन। ठीक है। अब ये तीन ऐसे पैकेजेस हैं कि अगर आप इन तीनों में कामयाब हैं तो बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाएंगी। बाकी कौन सी चीजें? एक्सप्रेशन आपका ठीक हो जाएगा, जिस तरह आप लिखते चले जाएंगे, चेकिंग कराते जाएंगे, ठीक हो जाएगा। ग्रामर खराब है, ठीक हो जाएगी, ठीक है ना, सही हो जाएगी। विद टाइम लिखते चले जाएंगे, ग्रामर रूल्स पढ़ लेंगे, ठीक हो जाएगी। रेफरेंसिंग किस तरह देनी है, एक दो बार सीख गए, समझ जाएंगे। पैराग्राफ किस तरह लिखना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, समझ जाएंगे। पैराग्राफ टू पैराग्राफ किस तरह कनेक्शन बनाना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, समझ जाएंगे। ट्रांजिशन पैराग्राफ किस तरह देना चाहिए, कोटेशन किस तरह देना चाहिए, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना चाहिए, कंक्लूजन किस तरह लिखना चाहिए, ये सारी चीजें विद प्रैक्टिस समझ जाएंगे। तो पहली तीन चीजें थी वो आपका समझेंगे, पहला इंप्रेशन है, और वो ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि आप लोग ठीक से लिख पा रहे हैं या नहीं उस बात पे जो चीज पूछी गई है। फिर किस तरह लिख रहे हैं वो फिर दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, कि किस तरह आप लिख रहे हैं। एक कि आप वही लिख रहे हैं जो चीज पूछी गई है, और फिर अब वही चीज अगर लिख रहे हैं तो व्हाट इज योर वे ऑफ कन्वेइंग योर आइडिया। इफ द वे इज गुड, ट्रस्ट मी, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। अगर आर्ग्यूमेंटेशन भी ठीक है एंड वे ऑफ कन्वेइंग योर आइडिया भी ठीक है तो कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। तीन चीजें, प्रेजेंटेशन, दूसरी बात जो थी वो हिट दी बुलजाय, मतलब राइट व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड। थर्ड वन इज गुड आर्गुमेंटेशन। तीनों चीजें हैं। फिर उसके बाद सारी चीजें आती हैं कि पैराग्राफ किस तरह लिखना है, पैराग्राफ के बीच में कनेक्शन किस तरह लाना है, कोहेरेंसी किस तरह लानी है, कोटेशन किस तरह देने हैं, रेफरेंसिंग किस तरह देनी है, ट्रांजिशन पैराग्राफ किस तरह लिखना है, हाईलाइट किस तरह करना है, फैक्ट किस तरह देना है, कंक्लूजन इंट्रो किस तरह लिखना है। ये बाकी सारी चीजें विद प्रैक्टिस जिस तरह आप लिखते जाएंगे ऐसे तो आती जाएंगी। ठीक है, तो ये एक हिस्सा था। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं। अब ये सारी चीजें आपकी ऐसे प्रिपरेशन में आए किस तरह? तो मैंने अपने ऐसे को, सारे अपनी सीएसएस प्रिपरेशन को दो चीजों में डिवाइड किया था। वन वाज टेक्निकल, अदर वाज नॉन टेक्निकल थिंग्स। टेक्निकल थिंग्स में मैंने तीन चीजें डाली थी कि ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे किसी न किसी से सीखनी चाहिए। एक ऐसे राइटिंग, एक प्रेसी राइटिंग, तीसरा पेपर अटेम्प्टिंग। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी टेक्निकल हैं कि ये मतलब किसी से सीख कर या किसी से बार बार चेक करवा कर सही हो सकती हैं। एक ऐसे राइटिंग, एक प्रेसी राइटिंग और एक पेपर अटेम्प्टिंग। अब ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि मस्ट लर्न फ्रॉम समथिंग। ये तीन चीजें आपको जरूर सीखनी है। कोर्स आप खुद कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है नहीं आपको बैठ के कोई पढ़ाए, आपने पाकिस्तान अफेयर्स कभी पढ़ी नहीं है, इस्लामिक स्टडीज कभी पढ़ी नहीं है, जनरल साइंस के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, तो फिर आपको फिर सारे सब्जेक्ट्स किसी न किसी के पास ज्वाइन करने पड़ेंगे, कोई अकेडमी या कोई ऑनलाइन कुछ ना कुछ। पर अगर आपको लगता है कि नहीं ये आप सब कुछ कर सकते हैं तो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, पेपर अटेम्प्टिंग, इसके लिए आई विल रिकमेंड एवरीवन मस्ट ज्वाइन समवन। फिर वो फिजिकली अगर आपके पास कोई है तो वो, और ऑनलाइन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और भी लोग बहुत पढ़ा रहे हैं, तो जो आपको सोर्स समझ आता है। लेकिन प्रॉपर लाइव, ये नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स किसी के पढ़े हुए हैं, सर नूर समूह साहब के पढ़े हुए हैं, मैडम हिना के पढ़े हुए हैं, किसी और के पढ़े हुए हैं, मेरे पढ़े हुए हैं, वो आपने सुन लिए और फिर आपने कर लिया। किसी को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आपने चीज समझी, आउटलाइन सीख गए, अब आउटलाइन चेक करें। पैराग्राफ राइटिंग सीख गए, अब पैराग्राफ चेक करें। ऐसे राइटिंग सीख, अब ऐसे चेक करें, ये मतलब है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अभी जो जो मेरे पास इनरोल हो जाता है, जो मेरे पास आता है, सब लोग क्लासेस के दौरान समझ जाते हैं कि क्या जो है करना है। अब जो जो मेरे पास 18th पेज पे एनरोल है, जिस तरह वो आगे चलता जाएगा क्लियर होता जाएगा कि पैराग्राफ क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं, आउटलाइन किस तरह बनाते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे किस तरह करते हैं, एक्सपोजिटिव किस तरह करते हैं, लिटरेरी किस तरह करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक पास नहीं हो पाएगा। की इज इन द प्रैक्टिस। ठीक है। अब पहले आपने किसी को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद
मैं अपनी क्लासेस में मेजरली पहला या दूसरा जो लेक्चर रखता हूँ वो थीम्स पे रखता हूँ। थीम्स प्रिपेयर करवाना, कि मेरे पास 3-4 थीम्स के नोट्स पड़े भी हुए हैं। तो पहले मैं एक थीम के मॉडल दिखा देता हूँ कि ये मॉडल है, इस तरह थीम आपको बनानी है। जैसे थीम को काफी लोग फैक्ट बुक भी कहते हैं, थीम बुक भी कहते हैं। तो वो फैक्ट बुक किस तरह बनती है, पहला या दूसरा लेक्चर मैं उस पर रखता हूँ। क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज इज कंपल्सरी, कि आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तभी आप बता पाएंगे ना कि क्लाइमेट चेंज किस तरह थ्रेट है ना। आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज जो है क्या है, क्यों है, किस वजह से हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान का क्या रिलेशनशिप है, ये अगर आपके पास नॉलेज होगी, देन यू वुड बी एबल टू जस्टिफाई हाउ क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान। उसके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कुछ मेजर एरियाज हम बनाते हैं, उन पे मैं एक थीम प्रोवाइड कर देता हूँ, दूसरी थीम कहता हूँ अब आप तैयार करें। जब वो करके आते हैं उसमें से हम बेस्ट थीम चूज करते हैं, और उस बेस्ट थीम वाले को मैं किताब गिफ्ट करता हूँ। और फिर थर्ड थीम भी मैं कोई दिखा देता हूँ। फिर इस तरह 3-4 थीम्स जो हैं वो हम काम के थ्रू दे देते हैं। तो एटलीस्ट 3-4 तो थ्रू सेशंस बन जाती हैं। बाकी फिर आगे वो अपने हिसाब से कंटिन्यू करते रहते हैं इंस्पायर थीम्स पे काम करना। तो ये वाला जो है बहुत लाजम है कि आप लोग थीम्स प्रिपेयर करें। उसके बाद ग्रामर, क्योंकि आपकी नॉलेज आ गई, नॉलेज के बाद उस नॉलेज को कन्वे करना है थ्रू इंग्लिश। अब वो इंग्लिश में गलतियां होती हैं लोगों की बहुत। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, अभी जैसे मैं आप हर बेच में एग्जांपल दूं, हमेशा हर बेच में 2-3 लोग ऐसे निकल आते हैं जो बहुत अच्छे आउटलाइंस बनाते हैं, जो बहुत अच्छे आर्गुमेंटेशन करते हैं। तो उनकी वो अलग से हम पहले से निकाल लेते हैं चीज़ें कि ये हाईलाइटेड हैं। तो वो मतलब पूरी ऑनलाइन बेस ज्वाइन करने का एक जो मुझे फ़ायदा नज़र आता है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अब्दुल बासित है, अब्दुल बासित अच्छी आउटलाइंस बनाता है। तो मैं चेक इस तरह करता हूँ, तो अब्दुल बासित की जैसे सामने आउटलाइन पड़ी हुई है, और उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है सब लोगों को। एक अच्छी आउटलाइन भी देख लेते हैं, सेम टॉपिक पे एक बुरी आउटलाइन भी देख लेते हैं, कंपैरिजन भी आ जाता है, समझ जाते हैं कि किस तरह करना चाहिए। तो वो सब लोग साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर कोई लिख रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। कोई थोड़ा आगे होगा, कोई थोड़ा पीछे होगा, मल्टीपल रीजंस हैं। किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, कोई कंटिन्यूसली इंग्लिश राइटिंग लिखता रहता है, किताबें पढ़ता रहता है, तो नेचुरली उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, आर्गुमेंटेशन थोड़ी अच्छी होगी। तो इस तरह से वो जो 7 लोग चलते हैं बीच में, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये 3 चीजें हैं, ज्वाइन समवन, प्रिपेयर थीम्स, वर्क ऑन योर इंग्लिश ग्रामर। जब सब कुछ हो जाएगा फिर बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, एक्सप्रेशन, फ्री स्टाइल, पैराग्राफ, आर्टिकल राइटिंग, ये हम 4-5 टाइप्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिसेस करवाते हैं कि फ्री स्टाइल राइटिंग किस तरह होती है, पैराग्राफ राइटिंग और आर्टिकल री राइटिंग। तो ये कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि अक्सर जैसे अभी फॉर एग्जांपल अब्दुल हादी है, अब्दुल हादी ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं लिखा है। तो मैं कहता हूँ आप फ्री स्टाइल राइटिंग से स्टार्ट करें। फ्री स्टाइल राइटिंग क्या होती है कि आपने कोई भी टॉपिक सोचा, फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट एसे क्लास टुडे, इस तरह का, जिस पे आपको इतना सोचने की जरूरत ना पड़े। फिर आप उस पे बस विदाउट यूजिंग मच ऑफ योर मेंटल एबिलिटीज, मतलब विदाउट यूजिंग थिंकिंग प्रोसेस, आप बस लिखते चले जाएं जो दिल आपका करे। और इसका पर्पस जो होता है वो एक ही होता है कि उसमें से फिर आप गलतियां निकालें। अगर अभी कोई पेज यहाँ पे कोई मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है जो मेरे पास पढ़ चुका है और फ्री स्टाइल राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, तो वो बता दे कि हाँ उसको कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, अगर कोई है इसमें। आई डोंट नो कि यहाँ पे कोई बैठा है या नहीं बैठा, लेकिन फ्री स्टाइल राइटिंग जो है अब्दुल हद आपसे मेरे पेज किसी में। तो फ्री स्टाइल राइटिंग का बहुत लोगों को फायदा होता है उससे। एक तो वो राइटिंग प्रैक्टिस में आ जाते हैं। 21 डेज एग्जैक्टली। कितने दिन आपने लिखी थी फिर हादी? हादी गुड। कौन से अभी सीएसएस प्लेटफॉर्म वाले में थे आप या कहीं और थे? तो ये जो फ्री स्टाइल राइटिंग है ये हम सिखाते हैं। और उसके अलावा एक और चीज, आदि ये आर्टिकल रीराइटिंग मैंने पढ़ाई थी वहाँ पे। आर्टिकल रीराइटिंग जो है वो भी हम सिखाते हैं कि आर्टिकल रीराइटिंग किस तरह की कर सकते हैं।
और आर्टिकल रीराइटिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। बस ये तरीके होते हैं कि एक स्टूडेंट जो है कंटिन्यूसली सेम चीज ना करे, मोनोटोनस सा हो जाता है। तो चार पांच तरीके मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखते रहें। ठीक है ना। वो आपने काफी मूवीज देखी होंगी, अक्सर वो मूवीज जहाँ पे कुछ लोग कराटे सीखने जाते हैं, जूडो सीखने जाते हैं, तो वहाँ जो उनका मेंटोर होता है जो उनको सिखाता है, वो कंटिन्यूसली एक ही चीज कहता है कि ये बाल्टी यहाँ से वहां उठाओ, बाल्टी पानी की यहाँ से यहाँ उठाओ, ये करते रहो। तो वो उन्हें समझ उस वक्त नहीं आता है कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जब उनको रियलाइज होता है उस चीज की इंपॉर्टेंस, ये जो हम कंटिन्यूसली कर रहे थे उसने हमारी बॉडी पे, मसल्स पे, प्रैक्टिस पे क्या क्या चीजें इम्प्रूव की। तो ये जो चीजें हम फ्री स्टाइल, पैराग्राफ, आर्टिकल रीराइटिंग ये सिखाते हैं, और मैं कहता हूँ कि अब आप करते रहें। इस पे स्ट्रिक्ट सर्विलेंस तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता आयशा लिख रही है नहीं लिख रही है, तो वो अब क्योंकि सी एस ऐसी चीज है कि मोस्टली खुद ही लोग आते हैं प्रिपेयर करने, तो हर कोई वॉलेंटियरली अपने हिसाब से ये चीज करता रहता है। लेकिन आउटलाइन हो गई, पैराग्राफ कुछ हो गए, ऐसे हो गए, ये तो मैं स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि भाई लिखें और फिर चेक करवाएं। तो ये एक बस सिंपल रोड मैप था आप लोगों के लिए कि जो भी 2026 में पेयर हो रहे हैं, दिस इज द टाइम, जितना जल्दी हो सकता है इससे सीख लें कि होता क्या है, कैसे करते हैं, आउटलाइन किस तरह बनाते हैं, पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं, पूरा ऐसे किस तरह लिखते हैं, रेफरेंसिंग किस तरह देते हैं, ये सारी चीजें सीख लें। सीखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। कौन सी प्रैक्टिस? पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन लिखने की प्रैक्टिस, आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस, डिफरेंट टॉपिक्स को डिकोड करने की प्रैक्टिस, डिकंस्ट्रक्ट करने की प्रैक्टिस, पूरा पूरा ऐसे लिखने की प्रैक्टिस। बस ये थ्रू आउट, जैसे ऐसे आप सीख गए, थ्रू आउट आप बस प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा रोड मैप था। और उसके बाद ये कुछ मैंने बिग नोज लिखे हुए हैं। इसमें जो है तीन चीजें मैंने सिर्फ लिखी हैं, और ये तीन चीजें अगर आप दिमाग में थोड़ा बिठा देंगे तो थोड़ी आसानी होगी। पहला कि कंफ्यूज किसी चीज में नहीं होना है। फिर ये क्लस्टर बेस्ड एग्जाम हो, कोई और चीज आ जाए, कोई कहीं पोस्टपोन हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जो भी कोई कुछ कह रहा है, तो किसी चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। और ना ही ऐसे को लेके किसी चीज में कंफ्यूज होना है। जैसे कंफ्यूज किस चीज में, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। ऐसे में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, पहली चीज मैं उसमें कहता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट जो है, कुछ लोग आपको कहेंगे कि आउटलाइन में लिखें, कुछ लोग कहेंगे आउटलाइन में ना लिखें, कुछ लोग कहेंगे इसको आउटलाइन में यहाँ पे लिखें, कुछ लोग कहेंगे आउटलाइन में यहाँ पे लिखें, कुछ लोग कहेंगे कि इसको इंट्रोडक्शन में इधर लिखें, कुछ लोग कहेंगे इसको लिखें ही नहीं, कुछ लोग कहेंगे इसको अंडरलाइन करें। इतने मेंटोर्स हैं, इतनी बातें होंगी, और आप फिर इस बात को लेके पकड़ कर बैठ जाएं कि थीसिस स्टेटमेंट तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है, अल्ताफ ने ये कहा था, वो ये कह रही है, ये वो कह रहा है, हर कोई अपनी बात कह रहा है। तो ये ऐसी चीज है जो मैटर ही नहीं करती है। थीसिस स्टेटमेंट आप जहां भी आउटलाइन में लिखें, इंट्रोडक्शन में लिखें, लिखें ना लिखें, ये कोई हाईली रिकमेंडेड चीज है, लेकिन ऐसी नहीं है कि अगर आप ना लिखेंगे तो फेल होंगे, लिखेंगे तो पास हो जाएंगे, ये कोई ऐसी चीज नहीं होती है। तो ये जो चीजें होंगी ना, इस तरह की और भी काफी चीजें हैं जिसमें आप लोग शायद आगे जाके कंफ्यूज हो जाएं। तो मेरा जो मेजरली ऐसे में फोकस होता है वो यही होता है, क्योंकि अब 18 पेजेस मैंने ऑनलाइन पढ़ाई हैं, और मुझे काफी एक्सपीरियंस है कि बच्चों के क्या सवाल होते हैं। हादी अभी अभी रिसेंटली मेरे पास पढ़ा है, तो हादी को पता होगा, मैंने पहली क्लास में कहा था कि ऐसे से रिलेटेड अभी जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड सवाल करें, वो उस चीज का सवाल ना करें जो आगे जाके हम वैसे भी कवर करेंगे। जैसे आखिरी लेक्चर लिया मैंने, पूछा था अब कोई सवाल है, किसी को कोई सवाल नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि लोग मेजरली क्या सवाल करते हैं पहली तीन चार पेजेस में, तो मैंने सारे सवाल के जवाब इकट्ठे करके लेक्चर तैयार कर दिए थे। अब शुरू से लेकर आखिर तक कोई सवाल रहता नहीं है लोगों का। फिर मैं कहता हूँ कि अब अगर आप सब लोग इसमें समझ गए कि क्या करना है, किस तरह करना है, तो बस अब एक ही रास्ता है पास होने का, कि प्रैक्टिस करें, और कोई रास्ता नहीं है। अब आप अगर किसी और के पास पढ़ने जाएंगे, वो भी मोर और लेस यही आपको पढ़ाएगा, वो कोई नई चीज आपको नहीं पढ़ाएगा, वो भी यही पढ़ाएगा जो मैंने पढ़ाया है, थोड़ा तरीका मुख्तलिफ होगा। तो इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि किस तरह से वो ये कहता है, वो ये कहती है, इसमें किसी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मैं मेजरली चीजें क्लियर कर देता हूँ कि ये चीजें हैं जो हाईली रिकमेंडेड हैं, मतलब इननी हाउ होनी चाहिए। कुछ कहता हूँ कि ये ऐसी चीजें हैं जो अगर आप ना भी करें तो खैर है। कुछ कहता हूँ ये मेजर डूज हैं, ये करने ही करने हैं।
कुछ कहता हूँ ये मेजर डोंट्स है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, तो वो फिर क्लियरिटी आ जाती है कि ये करना है ये नहीं करना। बाकी मैं कहता हूँ यूज योर कॉमन सेंस, आप अपना कॉमन सेंस यूज करते रहें, जो आपको चीजें लगती हैं तो आप उस हिसाब से चलते रहें, ठीक है। उसके अलावा एक ऐसे का मेंटोर या मेथड काफी है, ठीक है ना। मैंने एक ही से पढ़ा था, चेकिंग मैंने काफी लोगों से कराई थी, लेकिन हर चेकिंग में कुछ ना कुछ टेक अवेज मिलते रहते थे, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ। किसी ने मुझे 10 अगर रिकमेंडेशंस बताई हैं तो मैं 8 से अग्री नहीं कर रहा हूँ, 2 से कर रहा हूँ तो 2 मैंने अपना ली। किसी ने मुझे 3 सिर्फ रिकमेंडेशन दी हैं, तीनों मुझे सही लग रही हैं तो वो तीनों मैंने अडॉप्ट कर ली। तो इस तरह से ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल प्रोसेस होता था। तो मैं कोशिश करके जो फीडबैक देता हूँ थ्रू आउट ऐसे सेशन, उसमें मैं कमेंट्स या सजेशन आखिरी पेज पे लिख देता हूँ कि ये ऐसी चीजें हैं जिस पे अभी आपको काम करना है। तो वो सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वाकई एस्पायरेंट को समझ में आएंगी कि हाँ ये मसला है। और किसी किसी चीज में मुझे लगता है कि नहीं, इसको वॉइस नोट के थ्रू बताना चाहिए कि ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, तो इस तरह चेकिंग होती है। और आखिरी चीज क्या है, फोकस ऑन रिलेवेंसी, ये की है। मतलब बाकी सारी चीजें जिससे मैंने बताई कि थीसिस स्टेटमेंट ये वो अगर है नहीं है, इतनी मैटर नहीं करती है। सबसे जो मेजर चीज मैटर करती है वो करती है रिलेवेंसी, कि आप रिलेवेंट लिखें, जो चीज पूछी गई है वही लिखें, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा अगर अपने ऐसे सेशन के बारे में बता दूं, तो ऐसे सेशन मेरा थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम 1 महीना लग जाता है। क्लासेस मैक्सिमम 10 से 12 क्लासेस होंगी, जिसमें 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, बाकी सारे लाइव लेक्चर्स होंगे। हर लेक्चर के बाद मैं आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। वो रिकॉर्डिंग आपके पास 3 दिन के लिए अवेलेबल होगी, 3 दिन में आप देख लें, फिर वो खुद ही जूम से रिमूव हो जाएगी। हर सेशन के बाद मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में रख दूंगा, और वो फिर आप देख सकते हैं, 3 दिन के अंदर देखकर फिर वो डिलीट हो जाएगी। बाकी सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, बाकी सारे 8-9 जो लेक्चर्स हैं वो लाइव लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स किस तरह होंगे कि आई एल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी जो है अपना बेसिक के पैराग्राफ क्या होता है, फ्रीस्टाइल राइटिंग क्या होती है, आर्टिकल रीराइटिंग क्या होती है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर थीम्स पे आएंगे कि कंटेंट किस तरह बनाना है, क्या करना है, मैं उसमें मॉडल भी दे दूंगा। फिर आउटलाइन बनाना सीखेंगे कि आउटलाइन किस तरह बनती है, हेडिंग्स किस तरह, सब हेडिंग्स किस तरह। थीसिस स्टेटमेंट पे अलग से लेक्चर होगा, थीम्स पे अलग से लेक्चर होगा। उसके अलावा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे एक लेक्चर होगा। फिर पूरा ऐसे किस तरह होता है वो पे आपको 3-4 अच्छे मॉडल एसेस दे भी दूंगा कि ये ऐसे एसेस हैं जो पास हो सकते हैं, ये आपके पास मॉडल्स हैं, ये आप अपने पास रखें, इनको देखें। फिर इन सारी चीजों के साथ जो एक और चीज होती है, वो टाइप्स ऑफ ऐसे लोगों को कंफ्यूज करते हैं, वो उस पे लेक्चर होता है। एक पूरा लेक्चर होता है लिटरेरी एसेस पे, जो रिफ्लेक्टिव लिटरेरी एसेस होते हैं उन पे। और फिर लाइव इवेल्यूशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने पैराग्राफ राइटिंग पढ़ी, तो मैं एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे देता हूँ। कल फिर उसी पैराग्राफ को यही हम लाइव सबके कंपाइल कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। और फिर जो है इसी तरह आउटलाइन मेकिंग होती है, फिर आउटलाइन चेक होती है, 1-2 आउटलाइन लाइव चेक करते हैं, फिर वो मैं थ्रू दिस आईपैड एंड पेन चेक करके भेजता हूँ। जैसे सेशन पूरा होगा, फिर आपका फॉरन सेशन के बाद एक ऐसे में आपको दूंगा जो बहुत आसान होगा, जैसे आप लिख पाए पूरा, तो वो आप करके देंगे। फिर 2 मॉक होंगे, एक मॉक फिर दूसरा मॉक। तो जो क्लासेस का टाइम पीरियड है वो तो सारी क्लासेस में जल्दी ले लेता हूँ, कोशिश करके मंडे टू फ्राइडे 5 दिन है तो एटलीस्ट 4 दिन आपकी क्लासेस होंगी। और मैक्सिमम मैक्सिमम 10-12 लेक्चर्स होंगे, तो विद इन 2 to 3 वीक्स तो आपकी सारी क्लासेस लाइव तो हो जाएंगी। बाकी जो चेकिंग वाला है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चेकिंग में तब करता हूँ जब मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ और कोई भी दिमाग में और बात नहीं होती है, तो मैं जैसे ठीक से फीडबैक दे दूँ। तो मैक्सिमम अगर आप ड्यूरेशन लगा ले तो 1.5 महीना, ठीक है, 1.5 मंथ, इतनी इसकी ओवरऑल ड्यूरेशन चलेगी। बाकी जो फीस है इट्स 10,000 फॉर द होल सेशन। और इस सेशन में ऐसे के अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं, ऐसे प्रेसी किस तरह करना है, या किताबें हो गई रिकमेंडेशन, या पाकिस्तान अफेयर्स किस तरह करना है। हर सेशन के आखिर में मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखता हूँ कि अब मेरा लेक्चर हो गया, अब आप सवाल करें। पहले सवाल करें इससे से रिलेटेड, फिर उसके अलावा कोई और सवाल है तो वो करें। तो ये जो है इस तरह पूरा सिलसिला चलता रहता है। टाइमिंग जो क्लासेस की होगी वो 9:30 ऑनवर्ड्स होगी, मोस्टली 9:30 से 10:30-11 के दरमियान होगी। ये जो है मोस्टली चीज़ें होती रहेंगी। बाकी जो है
ओवरऑल जो सेटअप है वो सेम ही है। तैमूर के कह रहा है कि 6 से 10 हो गई। तो तैमूर 10 पहले भी होती थी, लेकिन पहले मैंने कैटेगरीज रखी थी 6, 10, 15 हजार वाली। और अब बस एक ही कैटेगरी है 10 हजार वाली। तो ये, तो अब मेरी तरफ से सब कुछ हो गया। टाइप्स अब ऐसे भी पढ़ते हैं। अब आपके कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछें। अब आपके जो भी सवाल हैं ये आप मुझसे पूछें। प्रेसी और कंपोजिशन के लिए सिर्फ एक ही किताब काफी है आप लोगों के लिए, और वो किताब है हाफिज करीम चुगताई साहब। बाकी ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा किताबें हैं। रेन एंड मार्टन है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर है। उसमें फिर आपकी मर्जी है जो आप सिलेक्ट करें। अगर सिर्फ इससे एवोल्यूशन करवानी हो, जी बिल्कुल, चेकिंग भी मैं करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं चेकिंग नहीं कर रहा। चेकिंग मैं रमजान के बाद ही स्टार्ट करूंगा। सर सेशन ड्यूरेशन कितना होता है? क्लासेस तो आपकी विद इन 2 to 3 वीक्स हो जाएंगी, पर 1.5 महीना ओवरऑल सारी चेकिंग पूरी करने में लग जाएगा। सर कंटेंट थीम वाइज कैसे किधर करें, इस पे पूरा एक लेक्चर है मुनीबा, आप थोड़ी देर में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह थीम पूरी कवर करते हैं। ये पूरा एक लेक्चर है जिसपे मैं बताता हूँ और सामने दिखाता भी हूँ मॉडल की, दिस इज द मॉडल जिसको आप फॉलो करें। राइटिंग स्किल्स खुरम एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थोड़ा अभी सेल्फ रिवोल्यूशन करते रहें और फिर किसी और से चेक कराते रहें। हफ्ते में एक पैराग्राफ किसी से चेक करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे के लिए मटेरियल किस तरह गैदर करें उसका पूरा एक प्रोसेस है हसनैन, कि आप पहले आउटलाइन बनाएं, फिर उस आउटलाइन पे रिसर्च करें, फिर इकट्ठा करते जाएं, उनको थीम्स में रखते जाएं। फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि आप, क्योंकि इससे कि जो थीम्स वाला काम होता है ना, वो मैं इस तरह करवाता हूँ कि वो हर पेपर में काम आ जाता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन पे हमने काम करवाया, तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा टॉपिक है जो आईआर में भी आता है, जेंडर में भी आता है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, एसए में आता है, काफी सब्जेक्ट्स को कवर करता है। तो उस पर इस तरह मटेरियल तैयार करना चाहिए जो आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर ले। फिजिकल क्लासेस में नहीं ले रहा। प्रेसियन कंपोजिशन के लिए हाफिज हाफिज करीम चुगताई साहब की किताब। हाईलाइटेड ऐसे टॉपिक बता दें, किस चीज के बताऊं, क्यों बताऊं, किस एस एग्जाम के लिए बताऊं। अगर 2026 के लिए पूछ रहे हैं तो ये बहुत दूर है और मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। जी प्रेसी राइटिंग का अलग से सेशन होता है। क्लासेस की टाइमिंग 9:30 से 10:30 11 ये टाइमिंग होती है। सर लिटरेरी ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए कोई खास टेक्निक चाहिए? अच्छा, जो लिटरेरी ऐसे है ना, वो तो प्योर लिटरेचर बैकग्राउंड वाला ही कर सकता है, प्योर लिटरेरी ऐसे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने कोई कोटेशन है, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, हम कहते हैं ये भी लिटरेरी है, जबकि ये लिटरेरी ऐसे नहीं है। तो लिटरेरी, कोटेशन, रिफ्लेक्टिव, फिलोसॉफिकल और इमेजिनेटिव, ये 5 कैटेगरीज हैं जिसपे मैं एक लेक्चर देता हूँ कि इन 5 कैटेगरीज को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं और किस ऐसे में क्या डिमांड होती है। इसमें महागंज जो महागंज आपको तो पता है। आपको जो मैंने मैसेज किया था, क्योंकि आप तो इससे में एनरोल हैं, तो जो मैसेज आपको दिया गया था उसमें जो चीजें थी वो सारी कवर होंगी। तो सीएसएस की स्टार्ट कहाँ से ले, आई मीन इनिशियल टिप्स और वोकेबलरी कैसे करें। इनिशियल टिप्स तो ये है कि वोकेबलरी तो बात की बात है, अभी आप थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस में आए, थोड़ा लिखते चले जाएं, थोड़ा करंट अफेयर्स का पता हो, नॉर्मली जो बेसिक चीजें होती हैं वो थोड़ा नो हाउ हो जाए, फिर आराम आराम से आप करते जाएं। परसों को लेक्चर है पहला, एक एक, तो कल तक मोस्ट होगी। कंसिस्टेंट यही है कि अब अगर आप हैं मोटिवेटेड तो फिर आप थ्रू आउट कंसिस्टेंस रह जाएंगे। डूज और डोंट्स तो मेजर यही होंगे है ना, कि एक तो जो ऊपर मुबशर ने पूछा है कंसिस्टेंट, थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहना है, कोशिश करके डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ना है। डोंट ये है कि कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज में, क्लैरिटी लानी है दिमाग में कि ये करना है तो करना है। ठीक है सर, न्यूज़पेपर से फेसबुक में रिलेवेंट डायरेक्ट लाइंस राइट करना या ओपिनियन, अल्टर अल्टर अल्टर। महागंज इस पे हम, क्योंकि आप इनरोल्ड हैं इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप तो बेफिक्र हो जाएं, पूरा हम थीम पे पढ़ेंगे, ठीक है? आप बेफिक्र हो जाएं।
12 डेज का नहीं होगा, 12 सेशन होंगे। ठीक है ना, तो वो कंटिन्यूसली 12 डेज में नहीं होंगे, वो गेम्स देकर होंगे। और कोई सवाल आप लोगों का? सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट कर लेना चाहिए, एंड व्हाट अबाउट इंटरनेशनल कंट्री? मैं तो दोनों रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा, जिस जिसको एनरोल करना है, तो वो जो नंबर है ना, उस नंबर पे मैसेज कर लें। मैं आपको नंबर यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, फिर आप वहां से एनरोल करा सकते हैं। और कोई सवाल या क्लियर? एनीवन, एनी क्वेश्चन? अब्दुल हादी जो एनरोल्ड हैं उनके पास तो अभी पूरा क्लासेस होगा उनका, पहले क्लासेस तो आप ले लें। माय प्लेजर मुनाजा सर, चेकिंग जब स्टार्ट करें आफ्टर रमजान तो स्टॉप करें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह शफक। ठीक है एवरीवन। तो इंशाल्लाह जो भी सेशन में होगा उनसे मुलाकात करेंगे। बाकी मेरा फेवरेट मोमेंट जो था वो बहुत है, एक नहीं है, अब इस तरह मुझे याद नहीं आ रहा। पास होने वाला तो सबसे ज्यादा फेवरेट मोमेंट होता है सर के फेवरेट माइंड स्टूडेंट से बिल्कुल कर सकता है, खुशबू क्यों नहीं कर सकता? सब लोग कर सकते हैं। सईद अहमद अभी तक वही अटका हुआ है, हमने सेशन स्टार्ट किया था प्रेसिडेंट कंपोजिशन की बुक के साथ, और खत्म भी उसी चीज पे कर रहे हैं। आप लोग इसी चीज में अभी तक पड़े हुए हैं कि प्रेसी और कंपोजिशन का बुक कौन सा है। इसके लिए प्लीज कोई लिखते मैसेज में कि कौन सा किताब था, नहीं तो सईद साहब को रात को नींद नहीं आएगी। समझ गए कौन सा किताब है? यार मेरे नजदीक तो ब्रिटिश और यूरोपियन दोनों ही बराबर हैं। ठीक है एवरीवन, तो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह। थैंक यू मरियम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? तो बाकी सब लोगों से मुलाकात करते हैं थर्सडे से इंशाल्लाह। बाकी मिलते रहेंगे और ऐसे सेशन में। टेक केयर। थैंक यू मरियम।